हेलो दोस्तों, हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक हाई स्कूल ड्रामा के साथ जो कि हम सबका ही फेवरेट होता है। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड सुमो को देखते हैं, जिसका एक स्ट्रीट इंटरव्यू हो रहा था और उसे सवाल किए जाते हैं जैसा कि आपका फेवरेट कलर और आपका फेवरेट फ्रूट। फेवरेट कलर ब्लू और फेवरेट फ्रूट ऑरेंज होता है। एक आखिरी सवाल किया गया कि अगर सालों के बाद आप अपने हाई स्कूल क्रश से मिले तो उसे देखकर आपका पहला लफ्ज क्या होगा। जिस पर सुमो कहने लगी कि माफ करना, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं कि मैं किसी स्कूल वाले लड़के को पहचान भी पाऊं। ये कहकर वो चली गई कि मुझे जॉब के लिए देर हो रही है। इसके बाद इंटरव्यूअर ने हमारे मेन लीड ज़्याओशी को पकड़ लिया और उसे यही सवाल करती है। उसने भी अपना फेवरेट कलर ब्लू और फेवरेट फ्रूट ऑरेंज बताया और लास्ट में जब उसे ये सवाल किया गया कि अगर सालों के बाद आप अपने हाई स्कूल के क्रश से मिले तो उसे देखकर आपका पहला लफ्ज क्या होगा, ज़्याओशी बोला कि स्कूल क्रश, मुझे नहीं लगता कि उसको मैं याद भी हूँगा। जो कहकर वो चला गया और इधर इंटरव्यूअर आपस में ही बातें कर रहे थे कि इन दोनों के जवाब कितने सेम थे ना। नेक्स्ट सीन में दोनों ही एक दूसरे से बेखबर रास्ते में चल रहे थे कि अचानक से ज़्याओशी की उस पर नजर पड़ी, लेकिन उसका फेस नहीं देख पाया, फिर भी वो उसे पहचान लेता है। इसके बाद सुमो एक ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए आई थी, जो कि एजेड होने के साथ साथ इसे कह रहा था कि मैं बहुत जेंटल इंसान हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी वाइफ बहुत ही डिसिप्लिन वाली हो, मेरी हर चीज और मेरे बच्चों का ख्याल रखे। इधर सुमो सोच रही थी कि ये इतनी जल्दी बच्चों तक भी पहुँच गया और इसे वाइफ चाहिए या फिर कोई मासी। इसी दौरान वेटर्स के हाथ से बाय मिस्टेक उसके हाथ के ऊपर गर्म पानी गिर गया, जिस पर उसने इसे डांटना शुरू कर दिया, वो भी बहुत बुरी तरह से, जो देखकर सोमो उसका असल चेहरा जान गई थी कि ये कितना ज्यादा जेंटल है। इधर ब्लाइंड डेट बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी आई साइट वीक तो नहीं ना, क्योंकि मेरी भी वीक है, तो इस तरह हमारे बच्चों के आई साइट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सोमो कहने लगी कि मेरी आई साइट जितनी मर्जी वीक हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की जेंटलनेस मैंने देख ली। जो कहकर वो उठते हुए जाने लगी और जाते हुए वो वेटर से पूछती है कि तुम्हारा हाथ ठीक है ना, अगर अभी भी जलन हो रही है तो इस पर आइस क्यूब लगा लो। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हान और लुवेन की एक और मजेदार सी सीरीज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, जिसमें कि हमारी फीमेल लीड लुवेन अपनी मेमोरी खो चुकी है। अडल्टहुड का तो उसे कुछ भी याद नहीं, 6 साल की बच्चों वाली हरकतें करके वो सबको बुली कर रही थी, यहाँ तक कि उसने हान के बहुत बड़े बड़े नुकसान कर दिए थे और उसके रिलेटिव्स तक को कोई रिस्पेक्ट नहीं देती। अब हान उसे कब तक बर्दाश्त कर पाएगा, ये जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी होगी, जो कि अभी अभी ही मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 10 मिनट तक आप लोग उस वीडियो पर बने रहिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको उसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। खैर, अच्छी बात तो यह है कि आपसे मैं और मेरी फ्रेंड दोनों मिलकर इस चैनल पर ज्यादा कंटेंट लाते रहेंगे, ताकि जल्दी जल्दी ही आप लोगों को नए ड्रामास देखने को मिल सके। अब बढ़ते हैं हमारे आगे की पार्ट की तरफ। नेक्स्ट सीन में ज़्याओशी को दिखाया गया, उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब्रॉड से वापस आते वक्त कम से कम मुझे बता देते तो मैं तुम्हें पिक कर लेता। खैर, ये बताओ कि कब तक के लिए आए हो और वापस कब जाओगे। इस पर ज़्याओशी ने बताया कि मैं वापस नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर रहूंगा। जो सुनकर उसका दोस्त शॉक्ड हो गया कि क्या, इसका मतलब तो तुम अपनी कैटिस को भी साथ ले आए होगे। खैर चलो, हम साथ में डिनर कर लेते हैं। इसके बाद सुमो को उसकी मॉम कॉल पर डांट रही थी कि कोई भी लड़का तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम्हें पता भी है मेरी फ्रेंड्स के ग्रैंड चाइल्ड आ गए हैं और मेरा अभी तक कोई दामाद भी नहीं आया। सुमो अपनी फ्रेंड यूवी के साथ डिनर पर आई थी, तो मॉम से ये कहकर कॉल काट दी कि अच्छा हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। कॉल कटने के बाद यूवी पूछने लगी कि पिछले 1 महीने से ये तुम्हारा 6वां ब्लाइंड डेट है, वैसे वजह तो बताओ, तुम्हें लड़के पसंद क्यों नहीं आ रहे। सुमो ने बताया कि लाइफ पार्टनर ढूंढना कोई शॉपिंग की तरह नहीं होता, जब तक मेरी किसी से वाइब्स मैच नहीं करेंगी तब तक मैं उसे शादी कैसे कर सकती हूँ। इधर यूवी बोली कि वाइफ तो सिर्फ हाई स्कूल वाले बेस्ट फ्रेंड से ही मैच कर सकती है, तुम्हारा भी तो एक दोस्त था ना, क्या नाम था उसका, ज़्याओशी। दूसरी तरफ मजे की बात ये थी कि ज़्याओशी भी उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया था। उसका दोस्त उससे पूछ रहा होता है कि तुम कंपनी कब ज्वाइन करने वाले हो, तो वो बोला कि बस कल से ही। ये उसके दोस्त को कुछ ज्यादा ही जल्दी लगा, कहने लगा कि थोड़ा सा आराम तो कर लो, पर ज़्याओशी को आराम की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है कि तुम खाओ, मैं तब तक बिल पे करके आता हूँ। यहाँ सुमो कह रही थी कि अच्छा तो तुम ज़्याओशी की बात कर रही हो, वो तो बहुत पुरानी बात है, मुझे तो अभी उसकी शक्ल तक याद नहीं, अगर आज वो मेरे सामने खड़ा हो गया तो मैं उसे पहचान तक नहीं पाऊंगी। सुमो ने जब ज़्याओशी का नाम लिया था तो अचानक से इसकी अटेंशन उसकी तरफ हो गई और उसने सुमो की सारी बातें भी सुन ली, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वहाँ से निकलते हुए सुमो ने भी इसे देख लिया था, लेकिन फेस देखे बगैर भी ये कहने लगी कि पता नहीं क्यों ये लड़का मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। नेक्स्ट सीन में जब सुमो घर आई तो उसने अपनी शॉल को गंदा पड़ा हुआ देखा। इस पर उसकी अपार्टमेंट मेट कहने लगी कि माफ करना, सोफा पर ड्रिंक गिर गई थी, जो कि मैंने इसे साफ कर दी, मुझे तो लगा कि ये ब्लैंकेट है। इधर सुमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके इस बिहेवियर पर, लेकिन फिर भी उसे कुछ कहे बगैर अपने रूम में आ गई। यहाँ ग्रुप में सुपरवाइजर लियाओ के मैसेजेस आ रहे थे कि कल की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी लेट मत होना। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सुमो देख रही थी कि आज तो सभी कुलीग्स बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। वो अपनी एक कुलीग याओ की बातें सुनने लगी, जो कह रही थी कि पिछले साल भी डायरेक्टर जियान के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, तुम्हें पता तो है कि प्रेजेंटेशन के दौरान वो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ता है, इसलिए इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तब तक सुपरवाइजर लियाओ भी आकर इनको डांटने लगा कि 8 बज गए हैं और अभी तक तुम लोग यहाँ पर लगे हुए हो। नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया गया, जहाँ सुपरवाइजर लियाओ ने सब कुछ सेट करवा दिया था और यहाँ सुमो याओ से पूछ रही थी कि आज सुपरवाइजर कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे। दोनों को ही उसके इस बिहेवियर पर हंसी आ रही होती है, लेकिन खैर आखिरकार वो क्लाइंट पहुंच आया, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। इधर सोमो पहली नजर में ही डायरेक्टर जियान को देखकर उसे पहचान जाती है कि ज़्याओशी, जबकि ज़्याओशी तो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा। साथ ही हमें फ्लैशबैक से आज से 10 साल पहले का सीन दिखाया गया, जहाँ ज़्याओशी क्लास में नया आया था। वो क्लास में अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, जबकि सुमो भी उसी क्लास की स्टूडेंट थी। प्रेजेंट में वो याओ से कंफर्म करने लगी कि जिस डायरेक्टर जियान का वेट हो रहा था, क्या ये वही लड़का है, और वो बोली कि हाँ वही तो है। इसके बाद सुपरवाइजर लियाओ ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी थी। सारी प्रेजेंटेशन सुन लेने के बाद ज़्याओशी बोला कि मुझे कुछ खास फर्क नजर नहीं
नहीं आया, ये तो बिल्कुल पिछले साल की तरह ही है। जिस पर सुपरवाइजर ने एक नया पॉइंट बताया कि यह अपार्टमेंट 26 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक के लोगों के अकॉर्डिंग है। ज्याओशी ने इधर इन बाकियों से पूछा कि तुम में से 26 से लेकर 30 साल की उम्र में कौन है, जिस पर सुमो ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। ज्याओशी ने उससे सवाल किया कि क्या यह अपार्टमेंट तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है। उसको तो कुछ समझ नहीं आती कि क्या बोलूं। याओ ने फौरन से अपनी पीपीटी उसके सामने रख दी। चोरी छुपे उसे पढ़ते हुए सोमो अपनी टीम का प्लान बी बता रही थी, जो कि ज्याओशी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। अब सभी हैरान परेशान थे कि आगे क्या बताए। अचानक से सोमो को आइडिया आया और वो जल्दी जल्दी से अपना प्लान सी बता देती है, जिसके बारे में तो टीम मेंबर्स को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसका ये प्लान सी इधर ज्याओशी को काफी हद तक अच्छा लगा, तो वो कह देता है कि नेक्स्ट मीटिंग में मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस प्लान सी को अच्छे से एक्सप्लेन करो। फिलहाल मीटिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। जाते जाते सोमो ने उसे स्टेयर्स में ही रोक दिया और कहने लगी कि मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप ज्याओशी को जानते हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो मेरा हाई स्कूल मेट था और दिखने में आप मुझे बिल्कुल उसी की तरह लगे। ज्याओशी बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं वही हूँगा? सोमो बोली कि नहीं नहीं, आप वो कैसे हो सकते हो, आप तो कहीं ज्यादा हैंडसम हो। ज्याओशी भी इसके करीब आते हुए बोला कि वो पुरानी बातें हैं, अब तो वो कहीं ज्यादा बदल चुका होगा और अगर तुम्हारे सामने भी आकर खड़ा हो जाए तो यकीनन तुम उसे नहीं पहचान पाओगी। जो कहकर वो जाने लगा और इधर सुमो सोच रही थी कि इसकी ये कही हुई बात कुछ जानी पहचानी लग रही है। नेक्स्ट सीन में जब उसने ये बात यूवी को बताई तो वो कह रही थी कि यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी और वैसे भी 10 साल गुजर गए हैं, अब तक तो ज्याओशी भी बहुत ज्यादा बदल चुका होगा। अगर अभी भी तुम्हें डाउट है तो अगली बार जब तुम उसे मिलो तो उसकी एक पिक्चर लेकर मुझे सेंड कर देना, मैं उसके बारे में पता करवा दूंगी। ये वाला आइडिया सुमो को भी काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह की मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ ज्याओशी ने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी थी। अब बारी है ज्याओशी की पिक्चर लेने की, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से बाहर जाने लगी। बाहर जाकर उसने चोरी छुपे ज्याओशी की पिक्चर क्लिक की और फिर उसे वी चैट पर यूवी को सेंड कर दी। लेकिन फूटी किस्मत के प्रेजेंटेशन देने के बाद वो अपना वी चैट लॉग आउट करना तो भूल ही गई, इसलिए स्क्रीन पर ज्याओशी ने भी वो देख ली थी। याओ याओ जल्दी जल्दी में उसके वी चैट को लॉग आउट करना चाहती थी, पर ज्याओशी ने मना कर दिया क्योंकि वो इसकी एक्सप्लेनेशन चाहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। याओ याओ ने फौरन से ये बुरी खबर सुमो को भी सुना दी, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। इधर अंदर सुपरवाइजर लियाओ सोच रहा था कि कहीं सुमो को इस पर क्रश तो नहीं हो गया। सुमो बेचारी सोच रही थी कि अंदर जाकर क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी। खैर वो कॉन्फिडेंट होकर अंदर आ गई और कहने लगी कि असल में मैंने एक सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आप लोगों के सामने पहले ही आ गया। खैर अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसके बाद वो अपार्टमेंट के कलर्स और पेंट वगैरह से इधर ज्याओशी के ड्रेसिंग कलर को मैच करके कोई कहानी बता देती है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। इस पर तो उसके टीम मेंबर्स भी उसका साथ देने लगे और फाइनली इधर ज्याओशी को कोई ऑब्जेक्शन का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद सुपरवाइजर लियाओ कह रहा था कि प्रोजेक्ट का आइडिया सुमो का है, इसलिए वो आप सबको डिनर पर लेकर जाएगी और खुद बाकी के मेंबर्स जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकले। सुमो बेचारी तो बुरी तरह से फंस गई थी। इधर ज्याओशी के टीम मेंबर्स सोच रहे थे कि हमें इन दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए, इसलिए डिनर से मना करके वहाँ से चले गए। उन सब के जाने के बाद सुमो को लगा था कि मिस्टर जियान भी मना कर देगा, जबकि वो तो खड़ा होते हुए बोला कि मैं डिनर पर जाने के लिए तैयार हूँ और उसे आगे आगे ही जाने लगा। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहाँ ज्यामू ने नोटिस किया कि कुछ बॉयज इसकी टांगों को घूर रहे थे, तो उसने सुमो को अपना कोट पकड़ा दिया कि तुम इसमें अपनी टांगों को छुपा सकती हो, वैसे भी काफी ज्यादा ठंड है, जिस पर इसने उसका शुक्रिया अदा किया। आफ्टर दैट जब सुमो ने उसे ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हुए देखा तो इस पर उसे अपना हाई स्कूल क्लासमेट याद आ जाता है और उसे पूछने लगी कि क्या तुम भी लेफ्टी हो। ज्याओशी करेक्ट जवाब ना देते हुए कहता है कि मैं अपने दोनों हाथों का यूज करता हूँ। सोमो की कंफ्यूजन तो अभी भी दूर नहीं हुई, तो वो कहती है कि क्यों ना हम एक गेम खेले, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और बगैर सोचे समझे आपने मुझे इसका जवाब देना होगा, जिसके लिए ज्याओशी भी मान गया। आफ्टर दैट सुमो उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए उसे सारे पर्सनल सवाल कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो इसको पहचान पाती ज्याओशी बोला कि अगर सारे पर्सनल सवाल ही करने थे तो तुम मेरा आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं ले लेती। तभी उसे कॉल आ गई जो रिसीव करने के लिए वो बाहर चला गया। तभी सोमो ने देखा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जो मैंने कुछ दिन पहले देखा था, मतलब कि तभी इसने मेरी बातें सुन ली थी जो कि इसने मुझे फर्स्ट मीटिंग पर कही। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये ज्याओशी ही है। नेक्स्ट सीन में सुमो ने इस बारे में यूवी को भी बताया और उसे कहती है कि वो ज्याओशी ही है, देखो तो सही वो कैसे मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहा है। वो भी हंसते हुए कह रही थी कि अब तो ज्याओशी तुम्हारा क्लाइंट बन चुका है, तुम उसे कुछ कह भी नहीं सकती। नेक्स्ट मीटिंग में अब फाइनली प्रैक्टिकल काम शुरू होना था। सुपरवाइजर इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज सुमो को बनाना चाहता है, जबकि उसने तो फौरन से मुंह ही फेर लिया। ज्याओशी ने भी जब उसे देखा तो जानबूझकर उसे अपना टीममेट और इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज चुन लेता है। जाते जाते उसे कहने लगा कि मिस सुमो कल रेडी रहना, हमें काम शुरू करना है। नेक्स्ट सीन में सुमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं इसे एक्सपोज कैसे करूं कि ये मेरे हाई स्कूल का मेट ही है। तभी उसे रेड बीन्स वाली बंस नजर आई तो वो कहने लगी कि आइडिया, उसे रेड बीन्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, अब मैं इसके जरिए उसे एक्सपोज करूंगी। अगली सुबह सुमो उसे ये बन खाने के लिए फोर्स कर रही थी कि यकीनन आपने नाश्ता नहीं किया होगा और बगैर नाश्ते के काम करना कोई अच्छी बात तो नहीं। पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन बाद में एक चक्की ले लेता है, पर उसका ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं था जिससे कि पता चल सके कि वो ज्याओशी है। आफ्टर दैट अपार्टमेंट्स देख लेने के बाद अचानक से सुमो की नजर केबल कार के बोर्ड पर पड़ी तो उसे आइडिया आया कि ज्याओशी को ऊंचाई से डर लगता था, अगर मैं इसे केबल कार पर लेकर जाऊंगी तो यकीनन ये मुझे बता देगा कि मैं ही ज्याओशी हूँ। ये सोच सोचकर उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जिसके बाद वो ज्याओशी को फोर्स करने लगी कि देखो ये माउंटेन, ये व्यू कितना प्यारा है, हमें केबल कार में जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा, प्लीज मान जाओ ना, ये मेरी एक छोटी सी विश है। दिल ही दिल में तो ज्याओशी भी समझ गया था कि ये लड़की करना क्या चाहती है, पर खैर उसकी ये विश पूरी करने के लिए उसके साथ जाने लगा। अनफॉर्चुनेटली केबल कार खराब हो चुकी थी। ज्याओशी बोला कि तुम डिसअपॉइंट हो गई होगी ना, चलो हम पैदल ही ऊपर टॉप तक चलते हैं ये व्यू देखने के लिए, आखिर ये तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश है। ना चाहते हुए भी सुमो पैदल जाने के लिए फंस चुकी थी। ऊपर आते आते वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, जबकि ज्याओशी तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था।
इस पर सुमो ने गुस्से में यूवी को मैसेज करके बताया कि आज तक अगर मुझे किसी से नफरत हुई है ना तो वो कोई और नहीं बल्कि ज़्याओशी है। ऊपर आकर बैठ जाने के बाद इसने सारी बात यूवी को मैसेज पर बताई तो वो इसे कुछ वॉइस सेंड कर देती है, जो सुनने के लिए सुमो ने एयरबड लगा लिया, जो कह रही थी कि उसको एक्सपोज करने के लिए तुम खामखा खुद को हर्ट कर रही हो। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो स्कैमिंग कर रहा होगा। जबकि ज़्याओशी बोली कि तुम्हें उधर मुड़ने की जरूरत नहीं, मैं सच में ही तुम्हारे साथ स्कैमिंग कर रहा था। वो भी हैरान हो गई कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो ज़्याओशी बोला कि अगली बार जरा अच्छी क्वालिटी के एयरबड्स ले लेना, क्योंकि एयरबड्स की आवाज इतनी ऊंची थी कि वो इसे सुनाई दे रही होती है। तो फौरन ज़्याओशी से माफी मांगने लगी कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। इसी चक्कर में उसने ज़्याओशी का बटन तोड़ दिया था। अब तो वो और भी ज्यादा एम्बैरस फील कर रही थी और बहाना लगाते हुए कहने लगी कि मुझे फ्लू हो गया है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप इस प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम कर ले। जिस पर ज़्याओशी ने फौरन से सुपरवाइजर लियाओ को कॉल लगाई और उसे बताया कि सुमो कह रही है कि मुझे फ्लू हो गया है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए हमें कोई और टीम मेंबर चाहिए। सुमो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतनी जल्दी सुपरवाइजर को बताने की क्या जरूरत थी। खैर ज़्याओशी वहाँ से जाने लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की शुरुआत में सुमो ने अपनी एलर्जी की मेडिसिन ली थी, जो कि गलती से उसके पास कोई और मेडिसिन आ गई है, तो इसलिए वो वापस करवाने के लिए जा ही रही थी। ज़्याओशी पूछने लगा कि ये मेडिसिन तुम किस चीज के लिए ले रही हो, जिस पर उसने बताया कि असल में हाई स्कूल में एक दफा मैं एलर्जी रिएक्शन की वजह से बेहोश हो गई थी, तब से लेकर अब तक मैं ये मेडिसिन यूज कर रही हूँ। ज़्याओशी बोला कि पागल हो गई हो क्या, वो तो तुम इसलिए बेहोश हुई थी क्योंकि तुमने पीनट्स खा लिए थे जिससे कि तुम्हें एलर्जी है। पीनट्स नहीं खाओगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। इधर सुमो कहने लगी कि फाइनली तुमने अपना नाटक करना बंद कर दिया। ज़्याओशी कहता है कि रेस्टोरेंट में तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी। इस पर सुमो को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि बस उसकी वजह से तुमने मुझसे इतने दिनों तक बदला लिया। खैर अब मुझे घर छोड़ दो। ज़्याओशी बोला कि नहीं, मेडिसिन खाने से पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, चलो हम साथ में डिनर करने चले। सुमो तो उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन तभी उसके पेट से आवाजें आने लगी तो मजबूरन भी उसे जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहाँ खा लेने के बाद सुमो ज़्याओशी को देख रही थी तो उसे स्कूल वाले डेज याद आए कि वो अभी भी उसी तरह हैंडसम है। इसके बाद जब वो सुमो के पास आया तो ये उसे कह रही थी कि स्कूल टाइम में मैं एक दिन में 1000 बार तुम्हारा चेहरा देखती थी, तुम मेरे डेस्क मेट थे, तो तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी। और वो बोला कि अच्छी बात है, तुम्हें रियलाइज तो हुआ। वैसे पहले तुम्हें भूख इतनी ज्यादा नहीं लगती थी, हर वक्त सोती रहती थी, लेकिन अब काफी हद तक बदल चुकी हो। इसके बाद बातों ही बातों में सुमो ने उसे कहा कि सुपरवाइजर लियाओ से कह देना कि मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हूँ। और वो बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उसे कॉल ही नहीं की थी, असल में तो मैंने तुम्हें ट्रिक किया। जो कहकर वो बिल पे करने के लिए चला गया और इधर ये सोच रही थी कि ये लड़का तो जरा नहीं बदला। नेक्स्ट सीन में सुमो ने ये सारी बात यूवी को बताई तो वो बोली कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ज़्याओशी को कुछ गिफ्ट में देना चाहिए। काफी सोचने के बाद वो कहती है कि क्यों ना तुम उसे टाई गिफ्ट कर दो। इधर सुमो कह रही थी कि क्या ये अजीब नहीं लगेगा, और वो बोली कि अजीब क्यों लगेगा। इसके बाद टाई लेने के लिए अंदर आ गई, जबकि शॉप लेडी को लग रहा था कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेना चाहती है। अब सुमो उसे क्या ही एक्सप्लेनेशन देती। यूवी भी कहने लगी कि हाँ मैडम, हमें इसके बॉयफ्रेंड के लिए लेना है, आप प्लीज जल्दी से हमें अच्छे वाले दिखा दो। आखिरकार उसे एक टाई पसंद आ जाती है। शॉप लेडी को पैक करने के लिए कहा और साथ में जियान ज़्याओशी नाम भी लिखने के लिए कहती है। इसी दौरान अचानक से सुमो की नजर ज़्याओशी पर पड़ी, जो कि इसे कह रही थी कि ज़्याओशी तुम वापस आ गए हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। वो बेचारा तो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इधर ये दोनों भी खड़ी देख रही थी। यूवी बोली कि देखो तो सही कितना रोमांस चल रहा है इन दोनों के बीच में। तभी उसे अपने एडिटर का मैसेज आया तो सुमो को अकेले छोड़कर उसे जाना पड़ा, जबकि उधर ज़्याओशी ने भी सुमो को देख लिया था, जिस पर सुमो एम्बैरस हो जाती है और ऐसे दिखाने लगी जैसे हम दोनों का मिलना एक इत्तेफाक हो। ज़्याओशी बोला कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी काम है। आंखों ही आंखों में उसे इशारा कर रहा था कि प्लीज इस लड़की से मेरी जान छुड़ाओ, लेकिन सुमो दिल ही दिल में कहती है कि भला मैं तुम दोनों के बीच में क्यों इन्वॉल्व हो जाऊं। वो कहने लगी कि मैंने ऐसा कहा था, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। जबकि वो लड़की बोली कि ज़्याओशी ये तुम्हारी कुलीग है, तुमने मुझे मिलवाया क्यों नहीं। जिसके बाद वो इसे हेलो हाई करती है। सुमो ने बताया कि नहीं हम कुलीग्स नहीं हैं, बस ये मेरा एक नॉर्मल सा क्लाइंट है, खैर तुम दोनों साथ में एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। तभी वो शॉप लेडी टाई ले आई कि तुम्हारा गिफ्ट पैक हो गया है और साथ ही मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड जियान ज़्याओशी का नाम भी लिख दिया है। उसे ये गिफ्ट देने के लिए मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। जबकि वो बेचारी इसे चुप करने के लिए कह रही थी, क्योंकि जियान ज़्याओशी तो उसके सामने ही खड़ा था। यहाँ भी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। सुमो उस लड़की को समझाते हुए कहती है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों बस नॉर्मल से क्लाइंट्स हैं। आंखों ही आंखों में ज़्याओशी को इशारा करती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, बताओ ना इसे। पर वो दिल ही दिल में कह रहा था कि अब मैं बीच में क्यों पढ़ूं। उल्टा वो उस लड़की से ये कह देता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ वरना तो मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। जो सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चली गई और इधर सुमो बोली कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया ना। जबकि ये कहता है कि वो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से बन गया हूँ। सुमो बोली कि चलो किसी रेस्टोरेंट चले, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ सुमो ने यूवी को इस सारे इंसिडेंट के बारे में भी बता दिया था और वो भी इसे गुड न्यूज देती है कि मेरा एक नया नॉवल पब्लिश होने वाला है, जो सुनकर सुमो काफी ज्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में ज़्याओशी के दोस्त शनही को दिखाया गया, जो किसी से फोन पर बात करते हुए कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि मैं किसी के सामने भी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता। तभी एक कुलीग उसे पूछने लगा कि ओए नए लड़के तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर इसने बताया कि शनही, और उसका नाम सुनकर सारे कुलीग्स इस पर हंसने लगे और वो बोला कि क्या हुआ, मेरा नाम इतना फनी है क्या। जिस पर वो लोग इसे एक नॉवल दिखाते हैं जिसमें शनही एक लड़के का नाम था, जो कि बहुत ही नकचड़ा और एनोइंग किस्म का लड़का होता है। अब इसने फौरन से उस राइटर का नाम देखा, जो कि कोई और नहीं बल्कि यूवी थी। इसी से ही उसे अपने हाई स्कूल डेज याद आए। दोनों को ही झाड़ू लगाने की सजा मिली थी, लेकिन यहाँ इन दोनों की टकरार हो जाती है। शनही उसे कह रहा था कि तुम्हारा नाम और तुम्हारी क्लास क्या है, ताकि मैं तुम्हारी क्लास में शिकायत लगाऊं।
हूँ। यूवी तो उसे अपना नाम नहीं बताती, जबकि उसने जबरदस्ती इसके हाथ से बुक खींचकर उसका नाम देख लिया था। प्रेजेंट में कहने लगा कि यूवी। दूसरी तरफ यूवी भी इसकी कंपनी में आई थी क्योंकि यहाँ पर उसकी कोलैबोरेशन हुई है और जाते हुए दोनों ही अचानक एक दूसरे से टकरा गए। तभी यूवी ने उसके फोन में देखा कि ये तो मेरा नॉवल ओपन है, तो वो इसे अपनी फैन समझ बैठी और कहने लगी कि तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या, मैं तुम्हारी आइडल यूवी हूँ। वैसे तो शनियो को उस पर गुस्सा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो भी नाटक करने लगा जैसे कि हाँ मैं सच में ही तुम्हारा फैन हूँ। एट द एंड यूवी उसे अपना ऑटोग्राफ देना चाह रही थी और उसे उसका नाम पूछा, जिस पर इसने शनियो बताया और सुनकर तो वो शॉक्ड हो गई। नेक्स्ट सीन में दोनों ही इस बारे में अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे कि वैसे तो वो काफी बदल गया है, लेकिन पर्सनैलिटी उसकी अभी भी वैसी की वैसी खड़ूस है। शनि कह रहा था कि वो पहले से कहीं ज्यादा प्यारी हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि उसने मुझे अपना दुश्मन क्यों बना लिया, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था। इसके बाद शनि जाओशी को अपनी एआई रिसर्च के बारे में बता रहा था और वो कहता है कि इसके लिए मैंने एक स्पेशल रूम बुक करके रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड को इस बारे में पता चले। वैसे भी डैड हमेशा यही कहते हैं कि मैं रिसर्चेज में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस संभाल लेना चाहिए, वो मुझे इन्वेस्टमेंट तक नहीं दे रहे। इसके बाद वो जाओशी को उस रूम में लेकर आया जहाँ वो अपने 2 टीम मेंबर्स के साथ एआई रिसर्च करता है। ये वाला रूम जाओशी को भी काफी अच्छा लगा और वो कहता है कि मैं जानता हूँ एक ना एक दिन तुम्हारे डैड को तुम पर फख्र होगा। जिसके बाद वो खुद से ही उसे इन्वेस्टमेंट के पैसे भी दे देता है, जबकि शनि ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ यूवी ने सुमो को उसके घर पर ड्रॉप कर दिया था और उसके जाने के बाद सुमो को उसकी मॉम के मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए एक और लड़का ढूंढ लिया है, यकीनन ये लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जबकि वो अपनी मॉम को कोई भी जवाब नहीं देती और घर जाने लगी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सुमो के कोलीग्स उससे पूछ रहे थे कि मिस्टर जियान तुम्हारा हाई स्कूल मेट है, तुमने इस बारे में हमें बताया क्यों नहीं, बताओ तो सही जरा क्या चल रहा है। जिस पर वो उन दोनों के सामने जाओशी की बुराइयां करने लगी कि वो बहुत खड़ूस इंसान है, हमेशा से मुझे बुली किया करता था, सच बताऊं ना तो डॉग्स भी उससे दूर रहना पसंद करते थे। अनफॉर्चुनेटली उसकी ये बातें पीछे ही खड़े जाओशी ने सुन ली, तो वो इसे कहता है कि मिस तुम जरा मेरे साथ आओ ना, मुझे तुमसे कुछ काम है। इधर याओयाओ और उसका कुलीग कह रहा था कि बेचारी सुमो तो बुरी तरह से फंस गई, यकीनन ये अब भी उसे बुली करेगा। इधर जाओशी बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आई, खामखा तुमने मुझे उन लोगों के सामने इतना खड़ूस बना दिया, इतना भी खड़ूस नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट सीन में दोनों की ही क्यूट सी नोक जोक स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग के दौरान जाओशी ने उसे अपने लिए पानी लाने को कहा। सुमो उसके लिए पानी तो ले आई, लेकिन वो भी बहुत गर्म वाला, और फिर फौरन से सॉरी करने लगी कि माफ करना कहीं तुम जल तो नहीं गई, जबकि बाकी सारे कुलीग्स इन दोनों को चोरी छुपे नोटिस कर रहे थे। आफ्टर दैट ग्रोसरी शॉप में भी इन दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन यहाँ भी एक दूसरे को टीज करने से बाज नहीं आए। नेक्स्ट सीन में फाइनली वो रेस्टोरेंट ओपन हो गया जिस पर जाओशी और सुमो मिलकर काम कर रहे थे। क्योंकि आज इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी थी, इसलिए बहुत सारे गेस्ट को भी बुलाया गया था। सुमो जाओशी को सारे प्रिपरेशंस के बारे में बता रही होती है, वो भी ये सारी अरेंजमेंट्स देखकर काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ अचानक से लाइट चली गई, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, वो भी ओपनिंग सेरेमनी में ही। जाओशी भी परेशान हो जाता है कि पहले ही दिन ऐसे लाइट चली जाना, इसका तो सब पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी सोमो सबके सामने आकर कहने लगी कि असल में ये सबके लिए एक सरप्राइज था, लाइट्स को तो हम रोज ही देखते हैं, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग कैंडल्स और डिम लाइट्स को फील करो। असल में ये सारा उसका प्लान था ताकि किसी का भी इस तरफ ध्यान ना जाए कि यहाँ पर लाइट चली गई है। ड्रामेटिक बातों से उसने सबका दिल जीत लिया, जबकि इधर जाओशी भी इम्प्रेस हो चुका था, वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। ये सारा सीन निमट लेने के बाद सुमो जाओशी के पास आकर उससे सॉरी करती है, जबकि वो बोला कि तुमने ये सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। आफ्टर दैट दोनों ने साथ में सेल्फी क्लिक की इस दिन को यादगार बनाने के लिए। और नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ सुपरवाइजर सभी कुलीग्स को एक खुशखबरी सुनाने लगा कि पहले ही दिन इस रेस्टोरेंट से हमारी कंपनी को कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है और ये सारा क्रेडिट जाता है सुमो को। जबकि वो कह रही थी कि नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, हम सब ने मिलकर काम किया था। लेकिन फिर भी सभी कुलीग सुपरवाइजर से ट्रीट मांग रहे थे, तो वो इन सबको डिनर कराने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले आया। सुपरवाइजर ने बताया कि मैंने जाओशी को भी बुला लिया था, वो आता ही होगा, तब तक ये लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम स्टार्ट कर देते हैं। बारी आई सुमो की, जो पहले ही ड्रिंक कर करके काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसे डेयर दिया गया कि दरवाजे से अब जो भी पहला इंसान इंटर हुआ तुम उसे हक करोगी। इस पर सुमो भी मान गई थी और हम देखते हैं कि पहला इंसान कोई और नहीं बल्कि जाओशी ही था। ये तो यहाँ बैठे सभी लोगों को और भी ज्यादा रोमांटिक लगा और जल्दी जल्दी से इस बारे में जाओशी को भी बता दिया। उधर सुमो भी उठकर इसके पास आ गई थी इसे हक करने के लिए, पर वो ड्रंक थी। कहने लगी कि मुझे दो दो जाओशी नजर क्यों आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि किसको हक करूं। इस पर जाओशी उसका हाथ पकड़ते हुए बोला कि इस वाले को। सुमो ने भी फौरन से उसे हक कर दिया था। ये वाली फीलिंग्स तो जाओशी ने इससे पहले कभी भी फील नहीं की थी, क्योंकि उसे हमेशा से ही सुमो पर क्रश था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर देना। एपिसोड की शुरुआत में सुमो ने जाओशी को हक कर दिया था, जबकि उसे अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं आता। याओयाओ से पूछने लगा कि इसने कितने पैक ड्रिंक की जो इतनी ड्रंक हो गई है। ये बोली कि सिर्फ 1 पैक। तब तक गेम में जाओशी की बारी आ गई थी, तो उसने ट्रुथ को चूज किया। याओयाओ ने उससे सवाल किया कि क्या तुम्हें किसी पर क्रश है। सब लोग यही सोच रहे थे कि अब वो सुमो का नाम लेगा, जबकि वो सिर्फ इतना कह देता है कि हाँ। फिर जब याओयाओ उस लड़की का नाम पूछना चाह रही थी, तो वो बोला
बोला कि अब ये तो दूसरा सवाल है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सुमो की जब आंख खुली और उसने खुद को किसी और के रूम में देखा तो वो हैरान हो गई, उसके कपड़े भी चेंज थे। तभी उसे कल रात के बारे में याद आया जब वो याओ से अपनी अपार्टमेंट मेट के बारे में डिस्कस कर रही थी कि वो कितनी बुरी है, मेरे साथ कोऑपरेट भी नहीं करती। सच बताओ ना तो मेरा उस घर में जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन तभी यहाँ पर उसके रूम में ज़्याओशी इंटर हो गया, जिसे देखकर तो वो हैरान हो गई कि तुम यहाँ। वो बोला कि क्या हुआ, तुम कल रात के बारे में सब कुछ भूल गई हो। अब ये फौरन से उसका हाथ पकड़कर पूछने लगी कि क्या मैंने अपने कपड़े खुद बदले थे, जिस पर वो नहीं कहकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में ज़्याओशी उसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है, जबकि इधर सुमो काफी ज्यादा एम्बैरस थी कि मुझे कल रात के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। उसका फोन भी ऑफ हो चुका था। ज़्याओशी के चार्जर पर वो लगा देती है, लेकिन वो सोच रही थी कि ज़्याओशी ऐसा क्यों दिखा रहा है जैसे मैंने उसे कल रात एम्बैरस किया हो। अचानक ही जंप लगने से उसे कल रात के बारे में याद आया, क्योंकि जब वो सो रही थी तो ऐसे ही जंप लगा था। इस पर उसने ज़्याओशी को डांटना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो मुझे दो, मैं ड्राइव कर लूंगी। वैसे सच कहूँ ना, अगर तुम अपनी जबान को तेज तेज चुरी की तरह ना चलाते तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगते। प्रेजेंट में अब वो एम्बैरस होकर ज़्याओशी से माफी मांगने लगी और प्रॉमिस करते हुए कहती है कि अब मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगी। जबकि वो बोला कि प्रॉमिस 4 नहीं बल्कि 3 उंगलियों से किया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब सुमो ने अपना फोन ऑन किया तो उसमें इन दोनों की पिक्चर थी और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब ज़्याओशी उसे रूम तक ले आता है तो सुमो ने उसकी टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच दिया था और एक प्यार भरी स्माइल से उसे देखने लगी। यहाँ उसने अपने फोन से ज़्याओशी के साथ सेल्फी भी क्लिक कर दी थी। वो तो इसे फोन लेना चाह रहा था, लेकिन ये उसे देती ही नहीं कि ये मेरा फोन है। फिर जब उसने कहा कि मैं इन कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो ज़्याओशी ने कॉल करके एक फीमेल सर्वेंट को बुला लिया था इसके कपड़े चेंज कराने के लिए। इसी दौरान सुमो ने वो पिक्चर वीचैट पर अपलोड कर दी थी कि मैंने अपने लिए बॉयफ्रेंड चुन लिया है। अब तो सभी लोगों से मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि चुपी रुस्तम, तुमने हमें इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा एम्बैरस थी और ज़्याओशी से कहती है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं ड्रंक थी। वो बोला कि मैं जानता हूँ, या फिर अब तुम इसके लिए कंपेंसेशन देना चाहती हो। कंपेंसेशन का सुनकर तो वो फौरन गाड़ी से उतरकर अपने घर भाग गई। इधर ज़्याओशी भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में जब सुमो ने यूवी को इस बारे में बताया तो वो तो इसका मजाक उड़ा रही थी कि आज तुमने ड्रंक होकर किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना दिया, कल तुम अपनी शादी की खबर भी सोशल मीडिया पर चढ़ा दोगी। सिर्फ यही नहीं, जब वो ऑफिस पहुंची तो सभी कोलीग्स उसके पीछे पड़ गए कि चुपी रुस्तम, तुम हमसे अपनी रिलेशनशिप को क्यों छुपा रही थी। इससे पहले कि सुमो उन लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन कर पाती तब तक ज़्याओशी भी आ गया था। उसे देखकर सुपरवाइजर लियाओ ने सुमो को कहा कि तुम यहाँ पर नहीं बल्कि वहाँ जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ जाओ। वो भी उसके साथ बैठने के लिए जा ही रही थी कि अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया, लेकिन ज़्याओशी ने उसे बचा लिया और ये रोमांटिक सा सीन यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद वो ज़्याओशी के साथ आकर बैठ गई थी और फिर जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो वो फौरन भागकर वहाँ से निकल गई। सबको उस पर हंसी आ रही होती है। बाहर लिफ्ट के साथ ज़्याओशी ने उसे रोक दिया था, जिस पर वो एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि वो पिक्चर देख लेने के बाद सभी लोगों को हम कपल लग रहे हैं, इसलिए मैं किसी का भी सामना नहीं करना चाहती क्योंकि वो मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे। खैर इसके बाद दोनों लिफ्ट में चढ़ गए, जहाँ रश होने की वजह से सुमो इसके काफी ज्यादा करीब आ गई। फिर फौरन से सॉरी कर देती है, ये कहकर के अपॉलॉजी के तौर पर मैं तुम्हें कॉफी ले दूंगी। नेक्स्ट सीन में वो ज़्याओशी के लिए कॉफी ले रही होती है। इसी दौरान उसे एक लड़का आकर मिला। सुमो उसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो इसका एक्स बॉयफ्रेंड था, जबकि सोंगजिंग कहने लगा कि मैं तुम्हें फॉलो थोड़ी ना कर रहा था, वैसे भी कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है। सुमो ने उसकी शादी पर जाने से एक्सक्यूज कर दिया तो वो बोला कि सही कहती है मेरी गर्लफ्रेंड, तुम कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकती, इसलिए तो मेरी शादी में नहीं आना चाहती। जो सुनकर सुमो बोली कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। तब तक ज़्याओशी भी इसके पास पहुंच आया था। अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताया कि मैं सुमो का बॉयफ्रेंड हूँ और फिर हैंडशेक करते हुए उसका हाथ जोरों से दबा दिया क्योंकि उसको इस पर गुस्सा आ रहा था। जाते जाते सोंगजिंग बोला कि अपने इस बॉयफ्रेंड को भी जरूर लेकर आना, मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सीन में सुमो और ज़्याओशी ने मिलकर एक डील कर ली थी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में चला जाता हूँ और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरी फैमिली डिनर में आ जाना। क्योंकि उस दिन मॉल में जो लड़की चूजी इनको मिली थी उसने घर में सबको बता दिया था कि ज़्याओशी की गर्लफ्रेंड है। अब फिलहाल के लिए तो इसे घर में इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी है, बाद में सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट सीन में शेन्यू को दिखाया गया, उसे यूवी के पास भेजा जा रहा था एक नॉवल का कॉपीराइट लेने के लिए। वो तो जाने से मना करता है, लेकिन ना कहने वाला ऑप्शन उसके पास था ही नहीं। असल में वो अपनी ही कंपनी में एक मामूली सा एम्प्लॉय बनकर जॉब कर रहा था और किसी को अपनी आइडेंटिटी भी रिवील होने नहीं देता। नेक्स्ट सीन में वो यूवी के पास पहुंच आया था, जबकि वो बोली कि ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना जब तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तभी मिस्टर जाओ आकर कहता है कि मिस यूवी, आपको इसके लिए जितने भी पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार है। और यूवी बोली कि पैसों की कोई बात नहीं, लेकिन सिंसियरिटी की बात है। शेन्यू बोला मगर हमारी तो कोई बात भी नहीं हुई, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं सिंसियर नहीं हूँ। इस पर मिस्टर जाओ ने उसे चुप करा दिया कि तुम तो चुप करो, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है। यूवी ने फैसला किया कि ठीक है, मैं जरा सोच समझ कर इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करूंगी, लेकिन तब तक क्या मैं आपके इस एम्प्लॉय को अपने असिस्टेंट की तरह यूज कर सकती हूँ। शेन्यू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन मिस्टर जाओ धीरे से कहने लगा कि मान जाओ वरना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे उस फजूल से रिसर्च के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे। तब बेचारे शेन को भी मानना पड़ा। नेक्स्ट सीन में वो अपना ये दुखड़ा ज़्याओशी को सुना रहा था कि डैड से अपनी रिसर्च के लिए फंड निकलवाने को मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है, उस लड़की का असिस्टेंट तक बन गया हूँ। तभी उसे यूवी ने कॉल करके अपना नंबर सेव करने के लिए कहा कि मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इस पर तो इसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और ज़्याओशी से बोला कि चलो यार अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए हम साथ में डिनर कर लें। उसने भी साथ जाने से मना कर दिया कि फिलहाल मुझे किसी और दोस्त के साथ जाना है। और शेन्यू बोला कि तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त भी है जिसे मैं नहीं जानता। असल में तो वो सुमो की बात कर रहा था। नेक्स्ट सीन में सुमो सोंगजिंग के रिसेप्शन पर पहुंच आई थी और ज़्याओशी को कॉल करके पूछने लगी कि तुम कहाँ हो, जिस पर वो बोला कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वो हॉल के अंदर चली जाती है जहाँ सोंगजिंग की वाइफ
इसके पर्स को लेकर इसे एम्बेरस करना चाहती थी, जबकि सुमो ने उल्टा उसे ही एम्बेरस कर दिया कि तुम्हारा पर्स पिछले साल वाला एडिशन है ना, जबकि मुझे आउटडेटेड चीजें रखना बिल्कुल भी नहीं पसंद। सॉन्गजिंग भी फौरन से बात बदल देता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, या तुम झूठ बोल रही थी। सुमो ने बताया कि वो बस पहुंचने ही वाला होगा। सॉन्गजिंग की वाइफ इसे मजीद एम्बेरस करने के लिए कह रही थी कि मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया है, जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं तुम्हारी भी वहाँ पर कोई मामूली सी जॉब लगवा दूंगी। आखिर हम कॉलेज के क्लास फेलोज थे। तब तक यहाँ पर ज़्याओशी भी इंटर हो जाता है और उसे देखकर वो लड़की कहने लगी कि अरे मिस्टर जियान आप। ज़्याओशी ने सुमो का हाथ पकड़कर उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, जिस पर तो वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। खैर इन दोनों को बैठने के लिए कहती है, जबकि सुमो बोली कि नहीं हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए, मैं बस ये रेड इनवेलप देना चाहती थी। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। और फिर ज़्याओशी के साथ वहाँ से वापस चली गई। बाहर आकर ज़्याओशी पूछ रहा था कि वो इनवेलप काफी बड़ा हुआ लग रहा था, जिस पर सुमो ने स्माइल कर दिया। उधर जब उन्होंने इनवेलप ओपन करके देखा तो उसमें सिर्फ 50 युआन का एक ही नोट था, जो देखकर तो सभी लोग हंसने लगे। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए ज़्याओशी से पूछ रहा था कि आखिर तुम उस जैसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई ही क्यों थी, जिस पर सुमो बताने लगी कि स्टार्ट में तो वो मुझसे बहुत स्वीटली बात किया करता था और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो तो वैसा है ही नहीं जैसा कि वो प्रिटेंड करता था। खैर मैंने तुम्हें अपने बारे में कितना कुछ बता दिया, अब तुम भी मुझे अपने क्रश के बारे में बताओ ना, जिस पर ज़्याओशी ये कहकर चला जाता है कि कोई भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में यूवी सुमो को समझा रही थी कि चलो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर तुम्हारे साथ चला गया था, लेकिन वो अब तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर फैमिली डिनर में क्यों ले जाना चाहता है। देखो यहाँ पर मुझे उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। फॉर्चुनेटली शनी भी वहीं पर था और इनसे आकर पूछने लगा कि तुम दोनों अभी ज़्याओशी के बारे में बात कर रहे थे। सुमो तो उसे जानती तक नहीं थी। उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन वो ज़्याओशी के बारे में कुछ भी नहीं बताती और उसे वहाँ से भेज दिया। उसके जाने के बाद ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि ये लड़का यहाँ पर भी पार्ट टाइम जॉब करता है। ऐसा लग रहा है कि बेचारे को पैसों की बहुत जरूरत होगी। नेक्स्ट सीन में शनी ज़्याओशी को मैसेज करके पूछ लेता है कि तुम किसी सुमो नाम की लड़की को जानते हो क्या, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर यूवी उसे तुम्हारे खिलाफ भटका रही है, तुम जल्दी से आ जाओ। थोड़ी ही देर में ज़्याओशी वहाँ पर पहुंच आया था और शनी जल्दी से आगे आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड को उसके खिलाफ भटकाओगी और मेरे दोस्त को पता तक नहीं चलेगा। यूवी ने भी उसे लड़ना शुरू कर दिया कि बेवकूफ इंसान, ये मेरी दोस्त है तो इसको अच्छा मशवरा देना मेरा फर्ज है ना, जाओ तुम ज़्याओशी के लिए कॉफी लेकर आओ, उसका बिल मैं पे कर दूंगी। शनी बोला कि तुम्हें कैफे के नाम से पता नहीं चल रहा कि ये कॉफी शॉप इसी की ही है। खैर ये दोनों आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे, जबकि सुमो और ज़्याओशी खड़े इन दोनों का तमाशा देख रहे होते हैं। इसके बाद जाते जाते ज़्याओशी ने दोनों को कैफे के वीआईपी कार्ड दे दिए थे, जिससे कि ये दोनों फ्री में कॉफी पी सकेंगी। जिसके बाद यूवी कह रही थी कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं, मेरे ख्याल से तुम इसके साथ इसकी फैमिली डिनर में जा सकती हो। इधर शनी बोला कि इतना भी क्या मतलब, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। यूवी कहती है कि तुम एक वेटर होकर बीच में टांगे क्यों अड़ा रहे हो, जाकर अपना काम करो। इसके बाद हम देखते हैं कि यूवी ने शनी को बुरी तरह से इरिटेट करना शुरू कर दिया था। कभी भी उसे कॉल करके अपने पास अपना काम कराने के लिए बुला लेती, लेकिन असल में तो वो उसे बुली करना चाहती थी। शनी भी बेचारा बहुत ज्यादा तंग आ चुका था और आखिर में तो वो उसकी कॉल भी रिसीव नहीं करता, जो कि ज़्याओशी ने रिसीव कर दी थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यूवी को भी उस पर रहम आ गया था। वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले आओ, मैं उस पर साइन कर दूंगी। इस बारे में उसने सुमो को भी बताया, जिस पर वो कह रही थी कि अच्छा हुआ तुम्हें बेचारे शनी पर रहम तो आया। अगली सुबह सुमो ज़्याओशी के साथ उसके फैमिली डिनर पर जाने वाली थी, जहाँ ज़्याओशी खड़ा उसका वेट कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में सुमो ज़्याओशी को अपना पेंडेंट देते हुए कहती है कि प्लीज जरा मुझे ये पहना दो, जिस पर ज़्याओशी उसे वो पेंडेंट पहनाने लगा। फिर जैसे ही पेंडेंट पहना दिया तो सुमो फौरन से गाड़ी में बैठ गई कि चलो चलो जल्दी करो, वैसे ही हमें काफी देर हो गई है। आफ्टर दैट पहुंच जाने के बाद वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, तो ज़्याओशी बोला कि इतना भी नर्वस होने की जरूरत नहीं, और वो बोली कि मैं पहली बार किसी की फैमिली से मिल रही हूँ तो नर्वस होना तो बनता ही है। मेरा मेकअप देखकर बताओ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब ज़्याओशी उसे कैसे बताए कि मेरी नजर में तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। खैर इसके बाद वो गाड़ी पार्क करने के लिए चला गया, जबकि सुमो हॉल में इंटर हो गई। ज़्याओशी की फैमिली नई नई ही चाइना में शिफ्ट हुई थी, इसलिए काफी सारे लोगों को डिनर पर इनवाइट किया गया। यहाँ बाय चांस उसकी मुलाकात चूजी से हुई, जो कि इसे टोंट मारते हुए कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आती ज़्याओशी ने तुम जैसी लड़की को क्यों पसंद किया। सुमो भी उसे अच्छा जवाब देते हुए बोली कि मेरा तो पता नहीं, लेकिन इतना तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जैसी लड़की को वो कभी भी लाइक नहीं करेगा। इसके बाद चूजी ने सवाल पूछा कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो, जिस पर सुमो ने बताया कि 1 साल से। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती तब तक उसे किसी ने बुला लिया। एक और इत्तेफाक उसके साथ ये हुआ कि सुमो की मुलाकात उसी लड़के से हो जाती है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर गई थी, जो इसे देखकर कह रहा था कि तुम किसी और का टिकट चोरी करके आई हो क्या, क्योंकि यहाँ ना इतनी आसान बात तो नहीं, मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से मैंने ये टिकट लिया। सुमो उसे कुछ ज्यादा भाव ना देते हुए कहने लगी कि माफ करना मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, जिस पर वो भी हैरान होकर पूछने लगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। सुमो ने उसे अपने करीब आने के लिए कहा और उसके कान में बता देती है कि मिस्टर जियान। नेक्स्ट सीन में उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड यूवी को भी ये बात बता दी कि सच में उसका मुंह तो देखने वाला था। तब तक ज़्याओशी भी पहुंच आया। अचानक से चूजी की नजर भी उस लड़के पर पड़ी, तो उसके पास जाकर कहने लगी कि मैं सुमो की दोस्त हूँ, क्या कुछ टाइम के लिए मैं आपसे बात कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में ज़्याओशी ने सुमो को अपनी आंटी से इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जो कि इसे देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस थी और कहती है कि तुमने ज़्याओशी का दिल जीता है तो यकीनन तुम बहुत स्पेशल लड़की होगी। वैसे शुक्र है कि इसे कोई लड़की पसंद तो आई। और धीरे से सुमो के कान में कहने लगी कि मुझे तो लग रहा था कि कहीं ये शनी के साथ ही ना सेट हो जाए। ज़्याओशी बोला कि आंटी मैं सुन रहा हूँ। तब तक चूजी भी आ जाती है, ऐसे प्रिटेंड करते हुए जैसे वो सुमो से मिले ही ना हो। बातों ही बातों में उसने बता दिया कि तुम दोनों तो 1 साल से डेटिंग कर रहे हो ना, लेकिन अभी मैं एक दोस्त से मिली थी, वो कह रहा था कि आज से 1 महीने पहले सुमो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। ये सुनकर आंटी तो शॉक्ड हो गई और सुमो को भी समझ नहीं आती कि क्या बोलूं। तो
ज्याओशी ने फौरन से मामले को संभाल लिया, ये कहते हुए कि इसमें सारी की सारी गलती मेरी ही है क्योंकि मैं काफी टाइम से सुमो की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था और ये बात तो भूल ही चुका था कि हर लड़की को जल्दी होती है अपना घर बसाने की। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि जो सुमो का हक है वो मुझे उसे देना चाहिए। ये सुनकर आंटी भी इंप्रेस हो गई कि शुक्र है तुम्हें ख्याल तो आया, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो दोनों आपस में लवी डवी रिएक्ट कर रहे थे जबकि इधर चूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ चलते हुए बातें कर रहे थे। ज्याओशी ने बताया कि मैं काफी टाइम से अपनी आंटी के साथ रहा क्योंकि वो अब्रॉड में रहा करती थी। मेरे हाई स्कूल के बाद मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, जो सुनकर सुमो को बहुत बुरा लगा और वो कहती है कि अच्छा तो इसलिए तुमने अब्रॉड जाकर अपना नाम भी बदल लिया था। इसी दौरान सुमो को उसकी मॉम की कॉल आई जो कि फिर से इसे ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स कर रही थी। आखिरकार वो बेचारी भी कह देती है कि मॉम मैंने अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। ये कहकर उसने फौरन से कॉल काट दी वरना तो मॉम उसे देखने की जिद करती। उधर ज्याओशी भी समझ चुका था। वो इसके पास आते हुए कहता है कि चलो हम एक डील करें, क्यों ना कुछ टाइम के लिए हम दोनों ही एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक करें। हम दोनों को ही ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स किया जा रहा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं किसी को रिलेशनशिप के लिए ढूंढ सकूं। सुमो ने अभी तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब ज्याओशी उसे घर ड्रॉप कर देता है तो वो बोली कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से किसी को भी कोई और पसंद आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में सुमो हमेशा की तरह ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड यूवी को बता रही होती है। दूसरी तरफ हमें शनियो को दिखाया गया। उसके डैड का असिस्टेंट इसे कह रहा था कि ये चाबी ले लो, बॉस ने मुझे आपको आपकी गाड़ी वापस देने के लिए कही क्योंकि इस बार आपने अच्छे से काम किया। शनियो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गया और उनसे कहने लगा कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको ऑफिस तक ड्रॉप कर देता हूँ। जबरदस्ती उनको गाड़ी में बिठा दिया। ये वाला सीन यहाँ इन दोनों ने भी देख लिया था और आपस में ही बात करते हुए कहने लगी कि आखिर इस लड़के को पैसों की इतनी भी क्या जरूरत कि ये इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। सुमो को भी उस पर रहम आ रहा था। यूवी से पूछने लगी कि तुम्हें भी तो असिस्टेंट की जरूरत है ना, क्यों ना तुम इसे रख लो। नेक्स्ट सीन में उसने शनियो को बुलाकर अपने असिस्टेंट बनने की ऑफर दे दी थी कि इस तरह तुम्हें ये बाकी पार्ट टाइम्स वाली जॉब जैसे कि ड्राइवर वाली जॉब नहीं करनी पड़ेगी। शनियो भी सारा मामला समझ गया था। कहने लगा कि वैसे तो मैं तुम्हारा असिस्टेंट कभी भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन आज मैं अच्छे मूड में हूँ इसलिए तुम्हारी इस ऑफर को सैलरी के बगैर ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सुनकर तो यूवी भी हैरान हो गई। नेक्स्ट सीन में उसने ये सारी बात सुमो को भी बताई, ये कहते हुए कि आज मुझे थोड़ा थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं जितना कि मैं उसे समझती थी। यूवी की कॉल करते साथ ही सुमो को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है जो कह रही थी कि अभी तक तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं दिखाया, जल्दी से दिखाओ वरना तो मैं देखने के लिए वही आ रही हूँ। अभी तो जैसे तैसे उसने कॉल काट दी और जल्दी से पहुंच जाती है ज्याओशी के ऑफिस में। फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ साइड पर ले आई, फिर वीडियो कॉल से अपनी मॉम को उसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी, जो देखकर अब फाइनली मॉम को भी थोड़ा सा सुकून मिला। नेक्स्ट सीन में सुमो ज्याओशी की वीडियो बना रही थी कि अगर दोबारा मॉम मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेगी तो मैं ये वीडियो सेंड करके कहूंगी कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ। और वो बोला कि अरे वाह तुम तो कितनी एडवांस हो। खैर उसे ड्रॉप कर लेने के बाद ज्याओशी ने देखा कि वो अपने ईयरबड्स तो यही भूल गई है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमो के रूम से कुछ लड़कियां बाहर आई, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए पूछने लगी कि तुम लोग कौन हो। उसकी अपार्टमेंट मेट आगे आते हुए कहने लगी कि मेरी फ्रेंड्स है, ड्रंक थी तो कुछ टाइम के लिए तुम्हारे रूम में सो गई, अब इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। एक और प्रॉब्लम की बात ये थी कि सुमो की मॉम भी उसे सरप्राइज देने के लिए वहाँ पहुंच आई थी, जिस पर वो अपार्टमेंट मेट कहने लगी कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने अपनी मॉम को यहाँ बुला लिया। जैसे तैसे करके मॉम को भी सारा मामला पता चल गया और वो लड़की आंटी से बदतमीजी करने लगी। इधर सुमो को ज्याओशी की कॉल आ जाती है जो कि उसे एयरबड के बारे में बता रहा था, लेकिन इस लड़ाई की आवाज सुनकर वो डायरेक्टली ऊपर आ जाता है। आंटी को भी एंड टाइम पर आकर गिरने से बचा लिया और उस लड़की से कहता है कि मैं सुमो का बॉयफ्रेंड हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। नेक्स्ट सीन में ज्याओशी दोनों को अपने घर ले आया था और आंटी का तो उसे देख देख कर दिल ही नहीं भर रहा था। फिर जब ज्याओशी उनके लिए पानी लेने को गया तो ये अपनी बेटी को डांटने लगी कि कम से कम अपार्टमेंट मेट तो बहुत सोच समझ कर चूज करनी चाहिए। अगर तुम ज्याओशी के साथ अपार्टमेंट शेयर कर लो तो कम से कम मैं सुकून में तो आ जाऊंगी ना कि तुम वहाँ पर सेफ हो। क्यों ज्याओशी बेटा तुम क्या कहते हो। वो भी हमें हाँ मिलाते हुए बोला कि जी आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नेक्स्ट सीन में जब मॉम सो चुकी तो सुमो ज्याओशी को इस सारे मामले के लिए सॉरी करती है और वो बोला कि कोई बात नहीं चलता रहता है। आफ्टर दैट सुमो मोबाइल पर अपने लिए नया घर ढूंढना चाह रही थी, जो देखकर ज्याओशी बोला कि मेरा घर तुम्हें कैसा लगा। जब उसने बताया कि बहुत अच्छा, तो ये कहता है कि क्यों ना हम इस अपार्टमेंट को शेयर कर ले, वैसे भी ये अपार्टमेंट तुम्हारे ऑफिस के भी काफी करीब है। सुमो भी उसकी सारी बात सुन लेने के बाद कहने लगी लेकिन ये सब कुछ तुम फ्री में तो नहीं दे रहे ना। और वो बोला कि इसके बदले तुम जितना पे कर सकती हो वो पे कर देना, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं फ्री में कहूंगा तो ये कभी भी नहीं मानेगी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सुमो अपनी नाइट ड्रेस में ही रूम से बाहर आ जाती है और ज्याओशी को देखकर फौरन से वापस भाग गई। आफ्टर दैट प्रॉपर ड्रेसअप होने के बाद वो ज्याओशी से अपनी मॉम के बारे में पूछ रही थी, तो उसने बताया कि शायद वो हमारे उठने से पहले ही जा चुकी। हाँ लेकिन जाते जाते उन्होंने तुम्हारे लिए ये नोट रखा है, जो पढ़कर सुनाने लगा कि मैंने तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रख दिया है और मुझे सच में बहुत खुशी हुई कि तुमने ज्याओशी के साथ अपार्टमेंट शेयर किया है। मैं तुम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर जा रही हूँ। आगे भी एक जुमला लिखा था जो कि ज्याओशी के कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सुमो उसके हाथ से लेकर खुद ही पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि सब कुछ जरा केयरफुली करना। ये पढ़कर तो वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई और फौरन से ऑफिस का बहाना लगाकर वहाँ से भाग निकली। नेक्स्ट सीन में वो सुमो को ऑफिस ड्रॉप करता है, जो कि जाते जाते अपना पर्स भूल गई थी, तो ज्याओशी उसे आवाज देकर याद दिलाने लगा। फिर उसकी बोतल का गिरा हुआ ढकना भी उठा कर देता है और ये वाला सीन इधर याओयाओ ने देख लिया था। फौरन से इसकी पिक्चर भी क्लिक कर ली, इसको रोमांटिक सीन समझकर कि वो सुमो के लेसिस बांध रहा है, जबकि असल में तो वो बेचारा ढकना उठाने के लिए झुका था। वो पिक्चर उसने फौरन से बाकी के कोलीग्स को भी सेंड कर दी थी और जब सुमो ऑफिस में आई तो सभी मिलकर उसे टीज करने लगे कि अच्छा तो अब हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि मिस्टर जियान तुम्हें डिसोबे करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। उस बेचारे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में सुमो अपनी पैकिंग करके ज्याओशी के घर में
शिफ्ट होने वाली थी, यूवी भी उसके साथ कॉल पर होती है और इसका मजाक उड़ा रही थी कि क्या तुम अपने हस्बैंड के घर शिफ्ट हो रही हो, जिस पर वो बोली कि यार मुझे तंग करना बंद करो, मेरे बाकी के कुलीग्स तो सटिया गए हैं, अब क्या तुम भी उनके साथ मिल गई हो। आफ्टर दैट उसने सारा सामान शिफ्ट कर लिया था, जिसमें ज्याओशी भी उसकी हेल्प करता है, साथ ही साथ उसके सामान की सेटिंग भी करवा रहा था। ये वाला सारा काम कर लेने के बाद ज्याओशी अपनी कैट को प्यार दे रहा था। सुमो भी उसे देखकर कहने लगी कि अरे तुम्हारी बिल्ली तो कितनी क्यूट है, इसके मॉम डैड नहीं है क्या। जब ज्याओशी ने बताया कि नहीं, तो ये बोली कि कोई बात नहीं, तुम इसके डैड बन जाना और मैं इसकी मॉम। कहते कहते रुक गई और मैं इसकी सिस्टर बन जाऊंगी कहकर बात को खत्म कर दिया। ज्याओशी उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो इसके बाकी के एपिसोड मैंने अपने न्यू चैनल के ड्रामा मैक्स पर अपलोड कर दिए होंगे, जिसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। तो जल्दी से मेरे नए चैनल के ड्रामा मैक्स पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसके